सभी के लिए गुड मॉर्निंग। नवीन सुबोध स्कूल की ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, कल हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। और आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर है पुष्पी पादपों में जनन। सेकेंड चैप्टर है हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये हमारा चैप्टर है। अब इस चैप्टर को समझने से पहले देखो, किसी कारणवश या तो आपके लिए स्कूल में पढ़ाया नहीं गया हो, दूसरा कोरोना की वजह से आपका सिलेबस भी कुछ कम हुआ है। इस वजह से आपके जो 11th क्लास से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हम लोग यहाँ 12th में भी पढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है। 11th का कुछ मैटर जो आपके लिए पढ़ाया नहीं है वो उसको हम लोग यहाँ धीरे धीरे क्लियर करते हुए चलेंगे थोड़ा थोड़ा। तो पुष्पी पादपों की बात चल रही है। सबसे पहले देखना, हमने ये देख लिया था लैंगिक जनन किसे कहते हैं। ये हमने लास्ट चैप्टर के अंदर देख लिया था। लैंगिक जनन का मतलब क्या था? युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन की क्रिया, ठीक है। दूसरा हमने ये भी देखा था कि पादपों के अंदर लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक जनन किसके अंदर होगा? पुष्प के अंदर होगा। पादपों में लैंगिक जनन पुष्प के अंदर होता है, ये सबको पता है ये। अब सबसे पहले बात आती है कि पुष्प होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले बात आती है फ्लावर या पुष्प क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है, ये हमको देखना है। तो देखो, पुष्प किसे कहते हैं कि जब भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ये मान के चलना कोई भी बीज है, इस बीज को जब भी हम जमीन में रोपित करेंगे तो इससे क्या है, एक तो मूलांकुर निकलेगा और एक ऊपर की ओर क्या निकलेगा? प्रांकुर निकलेगा। इस मूलांकुर से तो किसका निर्माण होगा? रूट का निर्माण होगा। और प्रांकुर से स्टेम का या तने का निर्माण होगा, ठीक है। तो तना जो है ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गति करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत गति करेगा। और इस तने से क्या निकलेंगी? टहनी और शाखाएं निकलेंगी, ठीक है। अर्थात प्ररोह का निर्माण होता है ऊपर की ओर, नीचे की ओर जड़ का निर्माण होता है। तो पुष्प जो होता है ना, वो पादप के किसी भी प्ररोह या किसी भी शाखा, ठीक है, किसी भी प्ररोह या किसी भी शाखा का रूपांतरित भाग होता है। रूपांतरित और संगठित, ठीक है। रूपांतरित और संगठित क्या होता है? भाग होता है। यही क्या कहलाता है? पुष्प। और सबसे बड़ी बात कि ये पादप के अंदर किसकी क्रिया करेगा? लैंगिक जनन के लिए जिम्मेदार होता है। अब इसकी परिभाषा यहां से देखना कि किसी पादप के प्ररोह का रूपांतरित व संगठित भाग जो पादप में लैंगिक जनन की क्रिया को संपन्न करता है। ध्यान से सुन लेना फिर से एक बार कि किसी भी पादप के प्ररोह का, प्ररोह शब्द क्यों लिया है? क्योंकि जड़ों के अंदर फूल नहीं होते हैं, पुष्प जड़ों के अंदर नहीं मिलेंगे, तने के अंदर मिलेंगे। तो पादप के प्ररोह का या शाखा का रूपांतरित और संगठित भाग जो कि पादप में लैंगिक जनन की क्रिया को प्रेरित करता है या लैंगिक जनन की क्रिया को संपन्न करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? पुष्प के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब दूसरी बात, पुष्प जो होता है ना, वर्तमान में पुष्प की क्या हो रही है? जगह जगह पे खेती हो रही है और इसको हम फ्लोरिकल्चर या इसको पुष्प कृषि के नाम से जानते हैं, ठीक है। फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि आपने कई बार देखा होगा, खेतों में क्या होता है, बड़े बड़े बागानों में पुष्पों की, कई सारे पुष्पों के पुष्प होते हैं, पौधे होते हैं, और इनकी किसान जो होते हैं ना, इनकी खेती भी करते हैं। तो ये पुष्प कृषि कहलाती है। दूसरी बात कि पुष्प जो है ना, पुष्प हमारे समाज के अंदर, समाज कोई भी समाज हो, ठीक है, हमारे समाज के अंदर पुष्प जो होता है वो आदर का, किसी के सम्मान का, ठीक है, प्रेम का, पूजा, श्रद्धा, शोक, खुशी, इन सब का क्या होता है? प्रतीक होता है।
आदर सम्मान, जैसे हमें किसी का आदर करना होगा, सम्मान करना होगा तो फूलों की माला पहनाते हैं उसके लिए, ठीक है। मंदिर में पूजा पाठ करते हैं हम लोग, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, कहीं पे भी हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, पुष्प चढ़ाते हैं। ऐसे ही कोई शौक हो, खुशी का काम हो, ठीक, सभी में क्या होता है, पुष्प एक प्रतीक के रूप में काम में लिया जाता है। तो हमारे समाज में ये हर कार्य का क्या होता है, प्रतीक होता है, ठीक है, पुष्प जो होता है। और सबसे अच्छी बात, सबसे मेन बात ये होती है कि पुष्प जो होता है वो पादप के अंदर लैंगिक जनन भाग होता है या लैंगिक जनन अंग होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये तो हो गई पुष्प के बारे में कि पुष्प किसे कहते हैं। तो पुष्प की परिभाषा ध्यान रखना, कोई यदि आपसे पुष्प पूछ ले तो कि प्ररोग, किसी भी पादप के प्ररोग का रूपांतरित व संगठित भाग जो पुष्प पादप के अंदर लैंगिक जनन की क्रिया को संपन्न करता हो या जिसमें लैंगिक जनन की क्रिया होती हो, वही क्या कहलाता है, पुष्प कहलाता है। और पुष्पों की जो खेती होती है उसको हम फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि के नाम से जानते हैं। और हमारे समाज में ये आदर, सम्मान, प्रेम, शोक, श्रद्धा, पूजा, सबका क्या होता है, प्रतीक होता है। और ये मुख्य लैंगिक जनन भाग होता है किसके अंदर, पुष्पीय पादपों के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चैप्टर है हमारा पुष्पीय पादप, ये वाला भाग चल रहा है, तो पुष्पीय पादपों के अंदर पुष्प मेन लैंगिक जनन भाग होता है। तो ये तो हो गई पुष्प के बारे में एक सामान्य जानकारी। अब बात पुष्प की चल रही है तो पुष्प के कितने भाग होते हैं, पुष्प के भाग हमें देखने हैं। देखो, पुष्प के भागों को समझने के लिए एक हम पुष्प लेंगे, जैसे मान के चलना ये पुष्प है कोई, तो इसकी हम क्या करते हैं, अनुदैर्घ्य काट काटेंगे, लंबवत काट काटेंगे। दो प्रकार की काटें हम लेके चलते हैं सामान्य तौर पे। एक तो ऐसे सीधी खड़ी काट हमने काटी, वो तो लंबवत या अनुदैर्घ्य हो गई। एक ऐसे इसकी क्षैतिज रूप से काटते हुए चलेंगे, वो अनुप्रस्थ काट हो गई इसकी। तो एक पुष्प की यदि हम अनुदैर्घ्य काट काटें, अनुदैर्घ्य काट मतलब लंबवत काट काटने पे हमें उसमें निम्न भाग दिखाई देते हैं। कौन कौन से भाग होंगे, अभी एक यहाँ डायग्राम बना रहे हैं, उसके बाद में ये समझाएंगे इनको। देखो, ये पुष्प की एक हमने अनुदैर्घ्य काट काट ली, और अनुदैर्घ्य काट काटने पे पुष्प में हमें कौन कौन से भाग दिखाई दे रहे हैं। पुष्प के मुख्य दो भाग होते हैं। मुख्य दो भाग कौन कौन से, एक तो होते हैं सहायक भाग, एक तो होते हैं सहायक भाग या इनको बोलते हैं सहायक चक्र, और दूसरे होते हैं जनन चक्र। दो भागों में इसको बांटा गया है। पुष्प के अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार के चक्र मिल रहे हैं, एक तो सहायक चक्र और दूसरे होते हैं जनन चक्र। और सहायक चक्र जो होते हैं इनको भी हम दो भागों में बांट के चलते हैं। कौन कौन से, एक तो आते हैं बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज, और दूसरे होते हैं दल पुंज। ऐसे ही जनन चक्र जो है, जनन चक्र को भी दो भागों में बांटा है। दो भाग कौन कौन से, एक तो है पुमंग, पुमंग, और दूसरा होता है जायांग। ये दो भागों में बांटा है।
अब देखो ये कहाँ मिल रहे हैं, इस पुष्प के अंदर हम इसको हम नॉमिनेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये क्या होता है, पुष्प वृंत। पुष्प वृंत, इसको बोलते हैं हम पुष्पासन। ठीक है, ये बाहर वाले हो गए बाह्य दल पुंज, इनको बोलते हैं दल पुंज। दल पुंज ये हो गए आपके परागकोश। इसको बोलते हैं पुतंतु। ये हो गई वर्तिकाग्र। ये है वर्तिका। ठीक है, ठीक है, ये हो गई। देखो कौन कौन से इसमें नाम है वो आपके सामने है। सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं किसको, पुष्प वृंत को। सबसे पहले हम पुष्प वृंत लेके चल रहे हैं। देखो ये आपके लास्ट ईयर 11th क्लास में थे, जो आपके लिए पढ़ाए नहीं गए थे, तो इनको यहाँ ध्यान से देखते हुए चलना, आपके दोनों ही क्लियर हो जाएंगे। पूरा की पूरा चैप्टर जो है ना वो इस चित्र के ऊपर आधारित है। सभी ध्यान से सुन लेना। यदि ये चित्र आपके समझ में आ गया, ये डायग्राम यदि आपके दिमाग में है, तो ये मान के चलना ये पूरा चैप्टर आपके समझ में है। और ये चैप्टर जो है ना ये टोटल 4 अंक का आता है। 4 अंक का चैप्टर है ये। और 4 अंक आपके देखना बहुत सिंपल है, चैप्टर लेंथी है और बहुत सिंपल है ये चैप्टर। कहीं कोई कंफ्यूजन आएगा ही नहीं इसके अंदर। बस इस चित्र को याद रखना आप लोग कि चित्र में कौन कौन से नाम है, कौन कौन सी संरचना कहाँ पे है, और आपका ये मानो पूरा ही पूरा चैप्टर कंप्लीट है इसी के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पुष्प वृंत की। पुष्प वृंत क्या होता है? देखो आप लोगों ने कोई भी फूल पकड़ा हो, जैसे आपने गुलाब का फूल लिया हो या आपने गेंदा का फूल लिया हो, कोई भी आपने फूल लिया हो, तो जो फूल होता है, पुष्प जो होता है, उस पुष्प के नीचे एक वृंत होता है, एक डंठल सा होता है, जहां से हम पुष्प को पकड़ते हैं, वो ही क्या कहलाता है, पुष्प वृंत कहलाता है। इसका काम क्या होता है कि पुष्प वृंत जो होता है ना, ये पुष्प वृंत इस पुष्प को किसी भी टहनी या शाखा से जोड़े रखने का कार्य करता है। किसी भी टहनी या शाखा से जोड़े रखने का काम करेगा ये पुष्प वृंत जो होता है। ठीक है, तो पहला हो गया पुष्प वृंत। दूसरा है इसके बाद में पुष्प वृंत के ऊपर कहाँ है, पुष्पासन। पुष्पासन, पुष्पासन जो होता है पुष्प वृंत के ऊपर का ये फूला हुआ भाग, ठीक है, पुष्प वृंत के ऊपर का फूला हुआ भाग क्या कहलाएगा, पुष्पासन कहलाता है। और नाम से मालूम चल रहा है, 2 शब्द हैं, पुष्प प्लस आसन। और आसन क्या होता है, आसन वह वस्तु होती है जिसके ऊपर हम बैठते हैं या किसी चीज को रखते हैं। तो ऐसे ही पुष्प जो है ना, जिस वस्तु के या जिस चीज के ऊपर मिलेगा वही क्या कहलाएगा, पुष्पासन कहलाता है। तो पुष्पासन वह फूला हुआ भाग या पुष्प वृंत के ऊपर का फूला हुआ भाग जिस पे पुष्प के सभी चक्र पाए जाते हों, वो क्या कहलाएगा, पुष्पासन कहलाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है इसके अंदर सहायक चक्र। तीसरा है सहायक चक्र। अब देखो सहायक चक्र जो है, इस सहायक चक्र को हम 2 भागों में बांट के चल रहे हैं। 2 भाग कौन कौन से, सबसे पहले आता है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज इसको बोलते हैं हम कैलिक्स के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुन लेना, कैलिक्स के नाम से जानते हैं, और आपको प्रैक्टिकल में भी इनके फ्लावर डायग्राम बनाने के लिए आएंगे। तो बाह्य दल पुंज कैलिक्स के नाम से इसको जानते हैं और इसको के से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना,
सी से नहीं करेंगे, इसको कैलिक्स बोलते हैं और कैलिक्स को के से प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहला है बाह्य दल पुंज। ये क्या होते हैं? आपने कोई भी पुष्प लिया हो, कोई भी पुष्प, जैसे मान के चलना आपने गेंदा का पुष्प लिया है, गेंदा का ही देख रहे हैं हम लोग, तो गेंदा के पुष्प के अंदर आपने देखा होगा पीली पीली आपको कई सारी पत्तियां मिलेंगी, और वो पीली पीली पत्तियां जो होंगी उनके नीचे की तरफ एक हरा सा भाग होगा। ठीक है, जैसे ये पीली पीली पत्तियां कई सारी निकल रही हैं नीचे की ओर, ये हरे से भाग के अंदर दबी हुई रहती हैं, यहाँ चारों ओर एक हरा सा कवर होगा इनके ऊपर। यही क्या होता है? बाह्य दल होता है। तो बाह्य दल जो होते हैं ना, ये पुष्प का प्रथम चक्र होता है। पहली बात, पुष्प का प्रथम चक्र होता है। दूसरा कि ये कैसा होता है? सबसे बाहरी चक्र होता है, सबसे बाहरी चक्र। ठीक है। तीसरा आता है कि ये प्राय कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं। बाह्य दल पुंजों में ध्यान रखना, बाह्य दल पुंज मोस्टली कैसे मिलेंगे? हरे रंग के मिलते हैं। लेकिन बाई चांस यदि ये हरे रंग के ना होके किसी अन्य रंग के मिले हैं, ठीक है, यदि ये अन्य रंग के मिले तो इनको हम क्या बोलेंगे? दलाव के नाम से जानते हैं। यदि ये किसी अन्य रंग के मिल रहे हैं तो इनको हम दलाव या पेटेलॉइड के नाम से जानेंगे। ध्यान रखना, ये सामान्य तौर पे बाह्य दल जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, लेकिन कुछ पादप हैं जैसे ट्यूलिप या आइरिस, ऐसे पादप हैं कुछ जिनमें बाह्य दल हरे रंग के ना होके कैसे रंग के मिलेंगे? किसी अन्य रंग के मिलेंगे। और ऐसे बाह्य दलों को हम किस नाम से जानते हैं? बाह्य दलाव, दलाव के नाम से जानते हैं। ऐसे बाह्य दलों को दलाव के नाम से जानेंगे। ठीक। अगली बात कि ये क्या करते हैं? आपने किसी भी पुष्प को यदि देखा हो, जब किसी टहनी में, जैसे पादप की कोई टहनी है, तो टहनी के हमेशा क्या होते हैं? टहनी हो या तना हो, उसके शीर्ष भाग में पुष्प खिलते हैं। तो जब भी पुष्प खिलते हैं तो आप कभी गौर से देखना किसी प्लांट्स के अंदर कि प्रारंभ में पुष्प जो होता है एक छोटी सी इस प्रकार सी अवस्था में होता है, कलिका अवस्था में। ठीक है, ये कलिका अवस्था होती है और ये प्राय अंडाकार होती है, अंडाकार अवस्था में ये होते हैं और ये हरे रंग के होते हैं। किसी भी पुष्प के अंदर, किसी भी पादप के अंदर जब पुष्प खिल रहा हो या पुष्प बनने वाला हो तो उससे पहले देखना वो कैसी अवस्था में मिलेगा? ऐसे छोटी सी अंडाकार अवस्था में मिलेगा, और यही इसकी क्या कहलाती है? कलिका अवस्था कहलाती है, पुष्प की कलिका अवस्था। और कलिका अवस्था में ये पुष्प जो होते हैं ना वो हरे रंग के दिखाई देते हैं, अर्थात बाहर का जो आवरण होता है ये हरे रंग का होता है। तो कलिका अवस्था में अगली बात आती है कि कलिका अवस्था में, कलिका अवस्था में ये अन्य भागों को या अन्य चक्रों को ढके रहते हैं। ठीक है, कलिका अवस्था में ये अन्य भागों को, वो हरा सा जो भाग होता है ना, हरा कवच होगा कलिका अवस्था में, वो कौन सा होता है? बाह्य दल ही होते हैं। और बाह्य दल, इनको संयुक्त रूप से जब दो से ज्यादा बाह्य दलों का समूह हो तो इनको हम क्या बोलेंगे? पुंज के नाम से जानते हैं, कॉम्प्लेक्स के नाम से जानेंगे इनको। तो बाह्य दलों का जो समूह है उसी को हम क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज बोलते हैं। यदि ज्यादा बाह्य दल हो तो उसको बाह्य दल पुंज के नाम से हम जानेंगे। अगली बात कि बाह्य दल जो होते हैं, बाह्य दल जो होंगे, यदि मान के चलना पुष्प खिला है, पुष्प के खिलने के बाद में यदि बाह्य दल झड़ जाएं या गिर जाएं, जैसे सरसों के पुष्प के अंदर, आपने जो बच्चे गांव से हैं वो देखना, सरसों के पुष्प में पीली पीली पत्तियां आती हैं, उन पीली पत्तियों के नीचे 4 आपको हरे हरे से बाह्य दल मिलेंगे। यदि पुष्प खिलने के बाद में बाह्य दल गिर जाएं या झड़ जाएं तो ऐसे बाह्य दल जो होते हैं ना, इनको हम आशुपाती बाह्य दल के नाम से जानते हैं। आशुपाती बाह्य दल,
यदि पुष्प खिलने के बाद में बाह्य दल झड़ जाएं या गिर जाएं तो इनको आशुपाती बाह्य दल कहते हैं। और यदि मान के चलना पुष्प जो होता है ना, आपको पता ही है, लास्ट चैप्टर में आपको बताया, पुष्प जो होता है इसी से किसका निर्माण होगा, फल का निर्माण होगा, पुष्प से फल का निर्माण होगा, ठीक, अर्थात पुष्प के अंदर अंडाशय से फल का निर्माण होगा। अब पुष्प से जब फल का निर्माण हो और बाह्य दल उस फल में भी जुड़े हुए हो, ठीक है, उस फल में भी बाह्य दल जुड़े हुए रहें, अर्थात वो जड़े नहीं, गिरे नहीं, तो ऐसे बाह्य दल जो होते हैं वो चिरस्थायी बाह्य दल कहलाते हैं, चिरस्थायी बाह्य दल। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका बैंगन, ठीक है, बैंगन, मिर्च, टमाटर, इनमें देखा होगा बैंगन के ऊपर आपने देखा होगा कैप सी लगी रहती है, एक 5 भाग होते हैं उसमें, देखना बैंगन के ऊपर जो कैप मिलेगी उसमें 5 भाग होते हैं, तो वो क्या है, बाह्य दल हैं, तो पंच बाह्य दली व्यवस्था होती है उसके अंदर, 5 हैं तो पंच बाह्य दली व्यवस्था है। अब उसी बैंगन से ध्यान करना कि यदि मान के चलना ये 5 बाह्य दल हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 बाह्य दल हैं, यदि ये आपस में जुड़े हुए हैं, सभी बाह्य दल आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ऐसे बाह्य दलों को हम बोलते हैं संयुक्त बाह्य दल, संयुक्त बाह्य दल, ठीक है, यदि ये आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे आपने गेंदा के पुष्प में देखना, गेंदा के पुष्प में आपको बाह्य, या गुड़हल के में देख लेना आप लोग, हरा रेस जो भाग होंगे वो नीचे से आपस में कैसे रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। और मान के चलना ये अलग अलग हैं, बाह्य दल अलग अलग हैं, तो ऐसे बाह्य दलों को हम पृथक बाह्य दल के नाम से जानते हैं, पृथक बाह्य दल बोलते हैं ऐसे बाह्य दलों को, ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ में जैसे संयुक्त बाह्य दल किसमें हो गए, गेंदा के अंदर हो गए, गुड़हल के अंदर हो गए, पृथक बाह्य दल सरसों के पुष्प जब आएंगे तो उनमें देखना चारों बाह्य दल अलग अलग मिलेंगे। यदि इनके किनारे, जैसे एक बाह्य दल ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब कैसे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, और यदि ये पृथक पृथक हों ऐसे, तो ये कौन से होंगे, पृथक बाह्य दली होते हैं। अगली चीज कि यदि इनके किनारे आपस में मिले हुए हों, ध्यान से सुनना, किधर लिखूं, यदि इनके किनारे आपस में जुड़े हुए, आपस में स्पर्श करते हों, एक दूसरे से जुड़े हुए हों या जुड़े हुए हों, तो ऐसे बाह्य दल जो होते हैं इनको बोलते हैं हम कोर स्पर्शी बाह्य दल। ऐसे बाह्य दलों को कोर स्पर्शी बाह्य दल के नाम से जानते हैं। यदि इनके किनारे, ठीक है, आपस में जुड़े हुए हों, जैसे ये किनारे हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हों, तो इनको हम बोलेंगे कोर स्पर्शी बाह्य दल के नाम से जानते हैं। और मान के चलना यदि किनारे अलग अलग हों, जैसे गुड़हल के में देखना या बैंगन के अंदर देखना, किनारे जो होते हैं ना नुकीले, वो सब अलग अलग होते हैं। यदि अलग अलग हैं तो इनको बोलते हैं हम कोर छादी, इधर लिख रहा हूं, कोर छादी बाह्य दल के नाम से जानते हैं, ठीक। तो ये बाह्य दलों के बारे में कुछ जानकारी है, सामान्य जानकारी जो थी तो आपके 11वीं क्लास से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे ये काम जरूर आएगी, यहाँ भी काम आएगी प्लस आपके प्रैक्टिकल में भी काम आएगी, दोनों जगह काम आने वाली है, ठीक है। तो ये एक पुष्पवृंत, दूसरा पुष्पासन, तीसरा सहायक चक्र में सबसे पहले लिया हमने बाह्य दल पुंज, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। बाह्य दलों का ध्यान रखना, बाह्य दल जो होते हैं वो कैसे होंगे, हरे रंग के होंगे, लेकिन बाई चांस यदि ये किसी अन्य रंग के, जैसे ट्यूलिप के अंदर या आइरिस के अंदर किसी अन्य रंग के मिलें तो इनको क्या बोलेंगे, हम दलाब के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला आता है, अगला
अगला है दलपुंज। देखो दलपुंज, दलपुंज देखो सबसे पहला बाहर की ओर बाह्य दलपुंज हो गया। बाह्य दलपुंजों के अंदर की तरफ दलपुंज होते हैं। तो ये क्या होता है, पुष्प का द्वितीय चक्र होता है, पुष्प का द्वितीय चक्र होगा। दूसरा कि दलों का समूह जो होता है, दलों का समूह, इसी को हम क्या बोलते हैं, दल पुंज के नाम से जानते हैं। पुंज का मतलब होता है एक समूह होता है, और दल पुंज को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, सी से प्रदर्शित करते हैं इनको, दल पुंजों को। अच्छा, अगली के दल जो होते हैं ना, दलों का ध्यान रखना, दल जो होते हैं वो मोस्टली प्लांट्स के अंदर या फ्लावर के अंदर कैसे मिलेंगे, कलरफुल पाए जाते हैं, अर्थात हरे रंग को छोड़कर, हरे रंग को छोड़कर किसी भी अन्य रंग के पाए जाएंगे। अर्थात दल जो होते हैं ना वो कैसे होंगे, रंगीन होते हैं। और इसी रंगीन के कारण इनमें क्या होती हैं, मकरंद ग्रंथियां होती हैं या मकरंद रस होता है। ये मकरंद ग्रंथियां जो होती हैं ना, ये मकरंद रस का श्रावण करती हैं। ग्रंथियों का काम होता है श्रावण करने का। तो मकरंद ग्रंथियां जो होती हैं या सेल्स जो होती हैं वो मकरंद रस का श्रावण करेंगी, और इसी मकरंद रस के कारण अर्थात दलों के रंगीन होने के कारण कीट जो होते हैं, मधुमक्खियां जो होती हैं या अन्य कीट जो होते हैं, कीटों को ये क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं अपनी ओर। रंगीन दल जो होते हैं ये कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। ठीक है। अगली बात कि किसी भी पुष्प के रंग का निर्धारण जो होता है, ठीक है, पुष्प के रंग का निर्धारण जो होता है वो भी किसके द्वारा होता है, इन्हीं दलों के कारण होता है। अर्थात दल जिस रंग के होंगे, जिस रंग के दल होंगे, पुष्प का रंग भी वही होगा। जैसे गुलाब के अंदर गुलाबी रंग जो होगा वो दलों का होगा, ठीक है। गेंदा के अंदर पीला रंग जो होगा वो भी किसके कारण होगा, दलों के कारण होगा। और यदि मान के चलो, मैंने यहां लिखा है कि दल कैसे होते हैं, रंगीन, लेकिन किसको छोड़ के, हरे रंग को छोड़ के, किसी भी रंग के हो सकते हैं। अगर मान के चलना बाई चांस ये हरे रंग के हों, यदि दल हरे रंग के हों, हरे रंग के हों, तो इनको हम क्या बोलते हैं, बाह्य दलाव के नाम से जानते हैं। बाह्य दलाव। देखो बाह्य दल पढ़े थे अभी, बाह्य दल कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। बाह्य दलों को हरे रंग के देखते हैं हम। और यदि बाह्य दल रंगीन हो तो उनको क्या बोलते थे हम, दलाव। दलाव का मतलब होता है दल जैसे, ना कि दल, ठीक है। और दलपुंज जो होते हैं ये कैसे होंगे, रंगीन होंगे। दलपुंज रंगीन होंगे, लेकिन यदि ये रंगीन ना हो के हरे रंग के हों, या कंडीशन लिख दी है हरे रंग को छोड़ के किसी भी रंग के, लेकिन बाय चांस यदि ये हरे रंग के हों तो इनको हम क्या बोलते हैं, बाह्य दलाव के नाम से जानते हैं। अर्थात बाह्य दल जैसे, ना कि बाह्य दल ही बोलेंगे इनको, बाह्य दलाभ। ये आप शब्द जो लग रहा है ना, इसका मतलब है बाह्य दल जैसे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा शायद सबके। अच्छा, इसके बाद में जैसे हमने बाह्य दलों में कंडीशन देखी थी ना, बाह्य दलों में कि ये कैसे होते हैं, संयुक्त होते हैं, ये कैसे होते हैं, पृथक होते हैं। जैसे बाह्य दल संयुक्त होते हैं, ऐसे ही दल भी क्या होते हैं, संयुक्त। यदि आपस में जुड़े हुए हों तो, अलग अलग हों तो कैसे होंगे, पृथक होंगे। यदि इनमें बाह्य दलों के अंदर, ध्यान देना, बाह्य दलों के किनारे आपस में मिले हैं तो इनको कोर स्पर्शी बाह्य दल के नाम से जानेंगे। और यदि किनारे अलग अलग हैं तो इनको कोर छादी किनारे यदि मिले हुए हैं तो इनको कोर स्पर्शी दल बोलते हैं। और यदि किनारे अलग अलग हैं तो इनको कोर छादी दल के नाम से जानेंगे। अगली चीज कि इनके अंदर क्या होता है, बाह्य दल जो होते हैं ये भी कैसे दल जो होते हैं ये भी आशुपाती होते हैं। और कुछ के अंदर जैसे लीची वगैरह होती है, इनके अंदर चिर स्थायी बाह्य दल अर्थात फल निर्माण के बाद भी लगे रहते हैं। स्ट्रॉबेरी वगैरह देखी होगी आपने, ठीक है यहाँ तक।
तो ये किसकी कहानी हो गई? दल पुंजों की कहानी हो गई। ये दोनों क्या होते हैं? सहायक होते हैं। सहायक होते हैं ये दल और बाह्य दल जनन क्रिया में, क्योंकि ये कीटों को क्या करेंगे? आकर्षित करने का काम करते हैं। तीसरा है इसके बाद में, तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट है जनन चक्र। ठीक है, जनन चक्र को भी दो भागों में बांटा है। कौन कौन से? पुमंग और जायांग। ये रहे पुमंग, ये अंदर वाले पुमंग और जायांग। तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं इसमें पुमंग के बारे में। देखो, पुमंग जो होता है इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, एंड्रोसियम के नाम से इसको जानते हैं। पुमंग पादप का या पुष्प का, ये क्या होता है? पुष्प का नर जननांग होता है, नर जनन भाग होता है। ठीक है, सबसे पहली बात, इसकी इकाई जो होती है, इसकी इकाई वो होती है पुंकेसर। ये ध्यान रखना, वाइवा में अधिकांश से पूछते हैं, 1 नंबर लायक क्वेश्चन इसमें इसी में बनेंगे कि पुमंग की इकाई या पादप के नर जनन भाग की इकाई कौन सी होती है? पुंकेसर होती है, या इसको एंथर के नाम से भी जानते हैं। आगे कि पुमंग जो है, पुमंग को हम दो भागों में बांट के चल रहे हैं। दो भाग कौन कौन से? यहां से देखो, इसको साफ कर रहे हैं। पुमंग को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से? सबसे पहला है पुतंतु। पुतंतु, अब देखो पुतंतु कौन सा भाग है? ये रहा, ये वृंतनुमा जो भाग होता है ये पुतंतु होता है। और दूसरा भाग कौन सा होता है? परागकोश, ये भाग होता है। तो पुमंग को दो भागों में, ये पूरी संरचना जो है वो पुमंग कहलाती है। इसकी इकाई क्या कहलाएगी? पुमंग की इकाई होती है पुंकेसर, ध्यान रखना। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख रहे हैं पुतंतु। पुतंतु कौन सा भाग होता है? पुतंतु एक वृंतनुमा संरचना होती है, धागेनुमा पतली संरचना होती है, जो कि किसको? परागकोश को साधे रखने वाली धागेनुमा या वृंतनुमा संरचना होती है, जो कि क्या करती है? ये परागकोश है ना ऊपर, इस परागकोश को साधे रखने का काम करती है। ठीक है, इसको साधने का काम करेगी। दूसरा है परागकोश, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका काम केवल परागकोश को साधे रखने का है। दूसरा है परागकोश कि पुतंतु के ऊपर फूली हुई संरचना जो होती है, थैलेनुमा छोटी छोटी संरचनाएं जो होती हैं, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? परागकोश के नाम से जानते हैं। इन्हीं परागकोश के अंदर क्या पाई जाती हैं? लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। लघु बीजाणु धानियां मिलेंगी इनके अंदर। अब एक परागकोश की यदि हम बात करें, ध्यान से सुनना, एक परागकोश की यदि हम बात कर रहे हैं इसकी केवल, तो परागकोश में क्या होता है? एक परागकोश के अंदर दो पालियां पाई जाती हैं। एक परागकोश के अंदर, ये पूरा परागकोश है, इसके अंदर एक पाली ये हो गई, एक पाली ये हो गई। ठीक है, तो ऐसे परागकोश जो होते हैं इनको बोलते हैं हम द्विपालित परागकोश के नाम से जानते हैं, द्विपालित परागकोश। और प्रत्येक पाली, देखो एक पाली ये है, एक पाली ये है, इनके बीच में क्या होता है? योजी ऊतकों का एक पट होता है। ठीक है, तो ये द्विपालित परागकोश हो गया। प्रत्येक पाली में क्या होता है? एक बहुत ही पतला पट होता है, एक सेप्टम पाया जाता है, जिससे प्रत्येक पाली दो भागों में बढ़ जाती है। प्रत्येक पाली दो भागों में बढ़ जाएगी और इन प्रत्येक भाग को हम लोग लघु बीजाणु धानी के नाम से जानते हैं। लघु बीजाणु धानी, या इनको पराग धानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया।
माइक्रोस्पोरेंजिया, या इन्हीं को हम परागपुट के नाम से जानते हैं। ठीक, कई नाम है इनके। तो अब यहां ध्यान से देखना कि एक द्विपालित परागकोश है। द्विपालित परागकोश में कितनी लघु बीजाणु धानियां हो गई? एक द्विपालित परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। ठीक है, एक द्विपालित परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां होंगी। और मान के चलना कि यदि परागकोश केवल और केवल एक पालित है, इसके अंदर बीच में कोई योजी ऊतक नहीं मिल रहा है, तब भी इसमें क्या होता है, एक पाली के अंदर 2 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। आप लोग अपने दिमाग में एक बात बैठा लेना, एक पाली में 2 लघु बीजाणु धानियां होंगी। ठीक है, एक पाली के अंदर। तो यहां एक पालित परागकोश है तो उसके अंदर 2 लघु बीजाणु धानियां मिलेंगी। ठीक है, और इन्हीं लघु बीजाणु धानियों में किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और लघु बीजाणु से ही आगे चल के क्या बनेंगे? पराग कण बनते हैं, जो आपको पिछले चैप्टर में ही बताया था। और यहां इस चैप्टर में हम लोग इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे, इनके निर्माण, इनकी प्रोसेसिंग, इनके कार्य, सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि ये कैसे कैसे चलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया परागकोश के बारे में, कि पुमंग जो होता है, पुमंग भाग, पुमंग के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है पुतंतु, दूसरा होता है परागकोश। पुतंतु तो एक वृंतनुमा संरचना होती है, परागकोश ऊपर की ओर फैली हुई या फूली हुई संरचना होती है, गोल संरचना या अंडाकार संरचना होती है। और इसी परागकोश के अंदर किसका निर्माण होगा? पराग कणों का निर्माण होगा इसके अंदर। ठीक है यहां तक। अब अगला चक्र आता है जायांग, चौथा चक्र है इसमें जायांग। अगला है जायांग। जायांग जो होता है ना, ये पादप के अंदर मादा जनन भाग होता है। नर जनन भाग कौन सा है? पुमंग। और मादा जनन भाग कौन सा होता है? जायांग होता है। इसकी इकाई जो होती है वो होती है अंडप। इसकी इकाई अंडप होती है। ठीक है, अब देखो अंडप क्या होता है, ध्यान से सुनना। अंडप आप लोगों ने देखे भी हैं, और कैसे मालूम चलेगी इसके अंदर कितने अंडप हैं, कितने अंडप नहीं हैं। तो देखो अंडप, इसकी इकाई क्या होती है? अंडप, वो अभी अंडाशय में बताएंगे। जायांग को हम 3 भागों में बांट के चलते हैं। 3 भाग कौन कौन से? सबसे पहला आता है वर्तिकाग्र, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। दूसरी है वर्तिका, इसको बोलते हैं स्टाइल। और तीसरा है अंडाशय, ओवरी। देखो ये पूरा भाग, यहां से यहां तक का ये पूरा भाग जो है, इसी भाग को हम क्या बोलते हैं? जायांग के नाम से जानते हैं। और यही पादप का मादा जनन भाग होता है। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर की ओर सबसे पहला भाग है कौन सा? वर्तिकाग्र। ये वाला जो भाग होता है, सबसे ऊपरी भाग जो होगा वो होगा वर्तिकाग्र। ठीक है, और वर्तिकाग्र का काम क्या होता है? वर्तिकाग्र का काम होता है कि इस लघु बीजाणु धानी या परागकोश के अंदर जब परागकण बनेंगे, और परागकण क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। और आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर के अंदर, कि परागकण या नर युग्मकों का स्थानांतरण होता है किसी भी माध्यम से मादा भाग के ऊपर। ठीक है, तो वर्तिकाग्र जो होती है ना, वर्तिकाग्र ये सबसे ऊपरी भाग होता है, और ये क्या करता है? पराग कणों को प्लेटफॉर्म का काम करता है, पराग कण के प्लेटफॉर्म का कार्य करता है।
ठीक है, अर्थात जब भी परागकोश से परागकण निकलेंगे तो वो किसी भी माध्यम से वर्तिकाग्र के ऊपर गिरेंगे, अर्थात यहां पे वो आके गिरेंगे सबसे पहले। तो वर्तिकाग्र जो होती है सबसे ऊपरी भाग होता है और ये पराग कणों को एक प्लेटफॉर्म के रूप में या पराग कणों को आधार प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, यहां तक आगे है। इसके बाद में दूसरा स्टाइल या वर्तिका। वर्तिका जो होती है ये वर्तिकाग्र से लेके और ये जो फूला हुआ भाग है अंडाशय, ये नलीनुमा जो संरचना होती है ये वाली, ये नलीनुमा संरचना। यदि ये चित्र समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर कंप्लीट है आपका, इसी में बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा यदि चित्र समझ में है। तो ये नलीनुमा जो संरचना है इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्तिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वर्तिका जो होती है ना ये खोखली भी हो सकती है और ठोस भी हो सकती है, खोखली भी होगी और ठोस भी होती है ये। और ये वर्तिकाग्र और अंडाशय, अंडाशय और वर्तिकाग्र दोनों के बीच में पाई जाने वाली नलीनुमा संरचना होती है। जैसे हमारे भोजन की नली होती है ना, भोजन की नली क्या करती है, मुख गुहा को और आमाशय इन दोनों को जोड़ने का काम करेगी। ऐसे ही वर्तिका जो होती है वो वर्तिकाग्र प्लस अंडाशय दोनों को जोड़ने का काम करेगी। तीसरा आता है अंडाशय। ठीक है, अंडाशय जो होता है, देखो ये पुष्पासन बताया था, ये वाला भाग, इस पुष्पासन के ऊपर ये जो फूला हुआ भाग होता है, जायांग का फूला हुआ भाग, इसी भाग को हम क्या बोलते हैं, अंडाशय के नाम से जानते हैं। पुष्पासन पे स्थित, पुष्पासन के ऊपर स्थित जायांग का फूला हुआ भाग ही क्या कहलाएगा, अंडाशय कहलाता है। और अंडाशय जो होता है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, अंडक पाए जाते हैं, जो कि क्या होती है, उसकी गाइनोसियम की इकाई होती है। अंडाशय की इकाई या जायांग की इकाई क्या होती है, अंडप होती है। अब देखो अंडपों के बारे में हम कैसे मालूम करेंगे कि इसमें कितने अंडप हैं कितने नहीं हैं। ठीक, सुनो ध्यान से कि आप लोग एक काम करना कि जो बच्चे गांव से रिलेटेड हैं और जिन लोगों ने या जिन बच्चों ने सरसों की फली देखी हो, जब सरसों की फली आती है ना तब देखना, सरसों की फली जो होती है लंबी होती है और उसके बीच में क्या होता है, एक बहुत ही पतला क्या होगा, एक पट होगा, बहुत ही पतला एक झिल्ली होगी। और यहां दोनों तरफ क्या मिलेंगे, सरसों के दाने मिलेंगे आपको, दोनों तरफ सरसों के आपको दाने मिलेंगे। एक आप मटर देखना, मटर की फली, उसमें आपको केवल एक तरफ ही दाने मिलेंगे मटर के अंदर। ठीक है, अच्छा एक आप लोग क्या करना, संतरा देखना, संतरा के कितने भाग, संतरा का जब छिलका हटाएं, जिस संतरा का फल है उसमें छिलका हटाएंगे तो उसमें कितनी सारी उसकी फांक सी निकलती हैं संतरा की, वो आप देखना। एक आप लोग एक काम करना, नींबू लेना और नींबू काटना, नींबू को काटना। तो नींबू को काटने के बाद में उसका जो कटा हुआ भाग होगा, आधा नींबू बीच में से काटने के बाद में उसमें देखना कि उसमें कितने भाग, उसमें कितने कोष्ठक उसमें पाए जा रहे हैं। बिल्कुल एक पतली झिल्ली के द्वारा वो डिवाइड होंगे। एक आप लोग भिंडी लेना, भिंडी लेके और उस भिंडी को काट के देखना, काट के देखना उसमें आपको कितने गर्तनुमा संरचनाएं दिखाई देंगी, कितनी लाइनें दिखाई देंगी जिनमें बीज मिलेंगे। तो ये सब भाग जो है ना, ये सभी भाग क्या कहलाते हैं, अंडप कहलाते हैं। नींबू काटना, उसमें आपको कितने भाग दिखाई दे रहे हैं, ये सभी भाग जो होते हैं वो अंडप होते हैं। अर्थात अंडाशय जो होता है ना, अंडाशय को विभाजित करने वाले या अंडाशय के कंपार्टमेंट जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं, अंडप कहलाएंगे। ठीक है, और यही इस जायांग की क्या होगी, इकाई कहलाएगी। अब अंडपों के आधार पे ध्यान देना, इस अंडप के अंदर क्या होता है, इस अंडप के अंदर आपको वो मिलेंगे, अंडप के अंदर एक संरचना होती है बीजांड नाम की, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, संरचना वगैरह। और ये बीजांड किस में बदलता है, बीज में बदलता है, बीजांड बीज में बदलेगा। मार्केट के अंदर भिंडियाँ चल रही हैं, नींबू चल रहे हैं, ठीक है,
तो नींबू लेना, नींबू काटना, नींबू के बीज आपको कहाँ मिलेंगे? उन्हीं अंडपों, वो जो कंपार्टमेंट से होते हैं उनमें मिलेंगे। संतरा आपने खाया है, संतरा के अंदर बीज कहाँ मिलते हैं? जो उसकी फांकें होती हैं, अलग अलग विभाग से होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं, उनके अंदर आपको बीज मिलेंगे। भिंडी काटना आप लोग, भिंडी के अंदर बीज कहाँ मिलेंगे आपको? जो 5 आपको गर्तनुमा लाइननुमा संरचनाएं मिलेंगी, अर्थात अंडप होंगे, उनके अंदर ही आपको बीज मिलेंगे। तो बीज का निर्माण होता है बीजांड से, और ये कहाँ मिलते हैं? बीजांड अंडप के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और बीजांड के अंदर क्या होती है? बीजांड के अंदर होता है भ्रूण कोश। भ्रूण कोश, इसको हम मादा युग्मकोद्भिद के नाम से जानते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट्स के नाम से इसको जानते हैं। और अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है, कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है। आगे भविष्य की हमें नहीं पता, एग्जामिनर कहाँ से रखेगा कहाँ से नहीं रखेगा, हम तो पूरी तरह से तैयार होके चल रहे हैं कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो, अंडाशय जो होता है ना, अंडाशय में, अंडाशय की इकाई होती है कौन सी? अंडप। अंडाशय की इकाई अंडप हुई। तो अंडप जो होता है ना, अंडप की संख्या के आधार पे पुष्प अलग अलग होते हैं। जैसे यदि मान के चलो किसी पुष्प के अंदर अंडाशय में एक अंडप है, किसी अंडाशय के अंदर यदि एक ही अंडप मिल रहा है, तो ऐसे पुष्प जो होते हैं वो कौन से होंगे? एक अंडपी पुष्प होते हैं, ठीक है। एक अंडप मिल रहा है तो एक अंडपी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मटर या दाल। दाल जो होती है ना, मटर जो होती हैं, वो एक अंडपी होती हैं। चना, आप लोग गांव से यदि रिलेटेड हैं तो आप देखना, चना जब आते हैं तो चने के अंदर, जब चने के पौधे में जब चना बनने लगेगा तो एक कवच होता है बाहर का, उस कवच के अंदर उसको खोल के देखना, उसमें चाहे 2, 3, 1 चना कितने भी मिले, लेकिन ये कवच जो होगा ना, इसके बीच में कोई भित्ति नहीं मिलेगी, बटा हुआ नहीं रहेगा, ये केवल एक ही रहेगा पूरा। तो ये क्या होता है? उसमें अंडप होता है। तो एक अंडप यदि मिल रहा हो तो वो होंगे एक अंडपी। या मटर देख लेना, मटर की जब हम फली खोलेंगे तो बीच में कोई लाइन नहीं होगी, एक ही लाइन में सब मिलेंगे। यदि मान के चलो 2 अंडप पाए जा रहे हों किसी के अंदर, तो इनको बोलते हैं हम द्विअंडपी। इसको बोलेंगे हम, ऐसे जो पुष्प होते हैं वो कहलाएंगे द्विअंडपी। और द्विअंडपी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सरसों, जो हमारी देखी हुई है। जब सरसों की फली आ जाएगी ना, जब सरसों में फली आ जाए, तब आप देखना उसके बीच में एक सेप्टम मिलेगा और 2 भागों में सरसों के बीज मिलेंगे। एक ही फली के अंदर 2 भागों में बीज मिलेंगे हमारे लिए, ठीक है। और प्रैक्टिकल में भी जब हम पुष्प के अंडाशय की काट करेंगे ना, तो वहां दिखा देंगे कि उसके अंदर भी आपको 2 भाग मिलेंगे, द्विअंडप आसानी से दिखाई देंगे। तीसरा है, यदि मान के चलना 3 अंडप पाए जाते हों, तो ऐसे पुष्प जो होते हैं वो कहलाते हैं त्रिअंडपी पुष्प कहलाते हैं। और त्रिअंडपी पुष्प जो होता है, इसका एक एग्जाम्पल है लिलिएसी कुल, जो आपके लास्ट ईयर कोर्स में था, ठीक है। लिलिएसी, जिसमें प्याज आते हैं, लिलिएसी कुल के अंदर यदि 4 अंडप हैं, 4 अंडप पाए जा रहे हैं अंडाशय के अंदर, तो इसको बोलते हैं हम चतुरअंडपी। चतुरअंडपी। और चतुरअंडपी का एग्जाम्पल ध्यान रखना, क्लेरोडेंड्रॉन चतुरअंडपी का एग्जाम्पल है। यदि 5 अंडप, मान के चलो 5 अंडप मिल रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे पंचअंडपी। ऐसा जो पुष्प होगा वो पंचअंडपी कहलाएगा। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गुड़हल, ठीक है। गुड़हल नहीं तो आलू हो गई, भिंडी हो गया, भिंडी। और यदि मान के चलना 5 से ज्यादा यदि अंडप मिल रहे हैं, तो इनको बोलते हैं हम बहुअंडपी। बहुअंडपी, ठीक है। और बहुअंडपी के एग्जाम्पल हैं जैसे डोडा, बड़ी इलायची, ये किसके एग्जाम्पल हैं? बहुअंडपी के एग्जाम्पल हैं।
तो अंडकों के आधार पे हम अंडाशय को या पुष्प को अलग अलग भागों में बांटते हैं। एक अंडपी, द्विअंडपी, त्रिअंडपी, चतुरंडपी, पंचअंडपी और बहुअंडपी। ये इनके एग्जाम्पल हो गए। अब ये तो हो गई किसके बारे में, एक पुष्प के बारे में जानकारी हो गई जो हमारे 11th क्लास में थी। अब कैसे भी लगा लो, किसी कारणवश या जानबूझ के आपको नहीं पढ़ाई हो तो आपको यहाँ आपको इसको अच्छी तरह समझना है। बार बार कह रहा हूँ, यदि ये फ्लावर स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ गई ना एक बार, तो ये टॉपिक या पूरा की पूरा चैप्टर बहुत सिंपल है। हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल पुमंग और जायांग इनके बारे में जानकारी चाहिए और इनके बारे में पता है ना, तो सारा के सारा पूरा की पूरा चैप्टर जो है वो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो पुष्प की संरचना हो गई, इसमें शायद ही कोई शब्द बचा है जो आपको नहीं पता। ठीक है, ये भ्रूणकोश की संरचना अलग से पढ़ेंगे हम लोग, बीजांड के अंदर अलग से सारी चीज आती हुई चलेगी। आप तो ये ध्यान रखो कि हमने ये शब्द इनमें पुष्प के अंदर कहाँ कहाँ देखे हैं, कहाँ कहाँ स्थित होते हैं। मेन चीज आपकी पूरे चैप्टर की ये चित्र है पूरा। ठीक है, अब इसके बाद में अगला आता है कि सबसे पहले अब देखो पुष्प के कार्य रह जाते हैं। कार्य क्या होते हैं पुष्प के? देखो पुष्प का कार्य क्या होता है? पुष्प का कार्य होता है कीटों को आकर्षित करने का, लैंगिक जनन का काम होता है, रूपांतरित प्ररोह होता है, ये कई सारे इसके काम होते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि कोई भी पादप, ध्यान से सुनना, हमने बीज बोया जमीन में और बीज बोने के बाद में उसमें सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले उसमें पुष्प आएगा या जड़ आएगी, तना आएगा, प्ररोह आएगा, क्या आएगा उसके अंदर? सबसे पहले मूलांकुर और प्रांकुर निकलेंगे। सबसे पहले बीज को जब भी हम जमीन में बोएंगे कुछ दिनों के बाद में मूलांकुर और प्रांकुर निकलेंगे। मूलांकुर से तो जड़ों का निर्माण होगा, प्रांकुर से किसका निर्माण होगा? प्ररोह का निर्माण होगा। अब प्ररोह जो होगी वो आगे चल के फिर उसमें जब किशोरावस्था आ जाएगी, ध्यान से सुनना, किशोरावस्था आ जाएगी, उसके बाद में फिर उसमें किसका निर्माण होगा? पुष्प का निर्माण होगा। ठीक, पुष्प का निर्माण होगा। तो जब भी किशोरावस्था के अंत में और जनन अवस्था के प्रारंभ में किसका निर्माण होता है? पहले चैप्टर में आपको बताया था पादपों में किशोर अवस्था के दौरान पादप के कायिक भाग कौन कौन से होते हैं? मेनली जड़, तना और पत्ती, तीन का निर्माण होगा। और जैसे ही रिप्रोडक्शन फेज आएगी, जनन प्रावस्था आएगी, तो जनन प्रावस्था में किसका निर्माण होगा? इस पुष्प का निर्माण होगा। अब यहां इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज पढ़नी है वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लेके चलेंगे इस पुमंग के बारे में। अब पुमंग में हमने क्या क्या चीज देखी? पुमंग में हमने देखा कि पराग कोश होते हैं। ठीक है, अब पराग कोश हैं, जैसे ये पराग कोश है, तो पराग कोश है तो एक तो इसकी भित्ति हो गई। सबसे पहले हम देखेंगे इसका निर्माण कैसे होता है। एक तो निर्माण हुआ, निर्माण के बाद में फिर इनका विकास कैसे होगा, अर्थात डेवलपमेंट कैसे होगा इसका। किसी भी चीज का या किसी भी जीव का, ये भी क्या है? सजीवी है। पुष्प जब तक पादप के अंदर है तब तक ये क्या है? सजीव। तो किसी भी सजीव का सबसे पहले निर्माण होगा और निर्माण के बाद में उसका क्या होगा? विकास होगा, उसके अंदर डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में देखो इसकी भित्ति और इसके अंदर जो चीज भरी हुई है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर के बारे में हम ये अध्ययन करें तो सबसे पहले हम क्या है, ये बाहर की तरफ प्लास्टिक का जो कवर है इसके बारे में देखेंगे। फिर इसके अंदर क्या क्या चीज भरी हुई है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे ही इनके निर्माण, जायांग जो हैं इनके भी निर्माण और इनके भी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो इसके अंदर नर युग्मकों का निर्माण होगा। परागकोश के अंदर नर युग्मकों का निर्माण होगा। तो नर युग्मकों का निर्माण कैसे होगा वो हम प्रोसेसिंग देखेंगे, मतलब परागकण कैसे बनेंगे वो हमें देखना है। फिर परागकण यहां से निकल के वर्तिकाग्र पे कैसे जाएंगे, मतलब निषेचन क्रिया को देखेंगे। ऐसे ही इस अंडाशय के अंदर ये जो अंडप है ना, अंडपों में बीजांड को और बीजांड के अंदर भ्रूण कोश को देखेंगे। ठीक है, भ्रूण कोश को। और भ्रूण कोश के अंदर मेन जो संरचना आएगी ना, ये 7 कोश की 8 केंद्र की अवस्था,
ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये वाली अवस्था। तो कहने का मतलब ये है कि सारी चीज आपकी स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले ये डायग्राम जरूर आप लोग याद कर लेना। ठीक, पुष्प के कार्य हैं। अब कल से हम लोग इस टॉपिक से संबंधित या इस चैप्टर से संबंधित एक एक स्टेप को लेते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें समय लगेगा, एक एक स्टेप हम धीरे धीरे लेके चलेंगे। ये आपके क्या है, बुक को यदि आप लोग पढ़ें अपनी 12th क्लास की 2nd चैप्टर के अंदर ये छोटे छोटे दे रखे हैं, लेकिन वो छोटे छोटे आपके लिए बहुत ही, यदि आप लेवल से देखें ना तो वो बहुत कम है आपके लेवल से, और आपको चैप्टर समझने के लिए इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको किसी कारणवश नहीं पढ़ाए गए थे। ठीक है, और इनको आप पढ़ना समझने की कोशिश करना। जो बच्चे ऐप से जुड़े हुए हैं उनके लिए इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आपको डेली इनकी लिखित पीडीएफ आपको लिए मिल जाएगी। आप लोग इसके नोट्स भी बनाते हुए चलना। जो ऐप में इसकी पीडीएफ है उसमें से आपको थोड़ी थोड़ी रोजाना एक एक दो दो पेज मिलते हुए चलेंगे, जैसे जैसे टॉपिक हमारा चलता हुआ चलेगा, ताकि आपके ऊपर भी लोड नहीं पड़े। ठीक है, धन्यवाद।